आदिल हसन जी, उन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की है एमआईएम को लेकर, पहले आप जवाब दे दीजिए। को पता नहीं है गौरव जी को, वहां पर हमने इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया कि उन्होंने क्यों डिस्टर्ब किया वो पुलिस वाला, वो किसके इशारे में काम कर रहा था। और यहाँ पर भाजपा की जहरीली जुबान नहीं चलती है। ये तेलंगाना है, यहाँ ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड है जो कहीं नहीं भारत में है। 700 करोड़ यहाँ के सीएम ने यदगिरी मंदिर में दिया था। वाहिद है यहाँ हिंदू और मुसलमान मिल के रहता है, इसलिए दिक्कत है। बोलिए मोदी जी को नामपल्ली आ जाए, योगी जी को बोलिए नामपल्ली, याकूतपुरा चार मीनार आ जाए, चमियान गुप्ता आ जाए। अरे बोलिए ना, आ जाए तब ना समझे। तोतला के स्टूडियो में थोड़ी बोलने से होता है यार, प्लीज इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी से आदिल हसन जी, मैं मतलब आप लोग खुद सोचिए एक सेकेंड सर, पता नहीं क्यों आप लोग इस तरह की टिप्पणी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। प्लीज एक सेकेंड सर, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। अगर इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे लगता है आपकी पार्टी भी इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखेगी। आप लोगों की निजी जिंदगी में क्या हो रहा है इससे ना ही आज तक को कोई लेना देना है, ना ही हमारे दर्शकों को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ना ही आप लोगों की पार्टी को। कम से कम अपनी जुबान ठीक करें और एक दूसरे के खिलाफ सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, वरना मैं ऑडियो डाउन कर दूंगी, वो कोई भी हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। प्लीज आदिल जी अपनी बात, आदिल जी अपनी बात प्लीज थोड़ा मर्यादा में कहें, बाकी तीन लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी आपको बतला दे रहे, तेलंगाना में बीजेपी डबल डिजिट नहीं आएगी। ये आप आज लिख लीजिए, 3 दिसंबर को आपसे मिल लेंगे। इनको बोल दीजिए है हिम्मत तो चंद्रयान गुप्ता आ जाए, नामपल्ली आ जाए, समझे ना। ये तोतो पोतो यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तोतो पोतो नहीं चलता है। आदिल हसन जी प्लीज, ठीक है, और ऑडियो डाउन कीजिए इनका। आशुतोष जी आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। ये बात तो सच है ना, देखिए बार बार आप लोगों को इस बात का एहसास दिलाते रहे, नहीं लोकसभा में चीजें बदल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आशुतोष जी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप ही लोगों के सामने है। इवन समाजवादी पार्टी का ज्यादा वोट शेयर, ज्यादा चीजें होते हुए भी जब आप दो लोग साथ में लड़े, यानी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी 2019 में देखिए आपको 5 मिली, उनको 10 मिल गई आपके वोट के भरोसे। तो अगर इंडिया अलायंस को लेकर पीएम इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? हाँ मैं बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस और सपा एक दूसरे पे कटाक्ष कर रही है, तो इंडिया अलायंस की मजबूती कैसे होगी? ये मजबूती वैसे ही होगी जैसे जब 2023 का मेघालय का चुनाव चल रहा था तो अमित शाह जी ने वहां के जो कोनार्ड संगमा है, जो मुख्यमंत्री पे थे भी और प्रत्याशी भी थे नेशनल पीपुल्स पार्टी के, उनसे उनके लिए कहा कि इनसे बड़ा भ्रष्ट आज तक भारत की राजनीति में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और ठीक जैसे चुनाव खत्म हुआ उनके साथ सरकार बना ली। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। अब इंडिया अलायंस पे उंगली उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। पहला मध्य प्रदेश देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान इतने सालों से पिछड़ों वर्ग के नेता बन के घूम रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि तुम मुझे मैं चुन के नहीं आया तो बड़ा याद आऊंगा। ये हालत हो गई है। विजय वसुंधरा राजे सिंधिया की तरफ कोई देखने को तैयार नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में लोग भूल गए कि रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी में है भी कि नहीं है। मिजोरम में सीएम जोरामथंगा ने बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, हमारा नुकसान होगा। और तेलंगाना की स्थिति यह है कि इनका अध्यक्ष भी बीआरएस से उधार लिया हुआ है। और कहीं मत जाइए, आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने खुद कहा है कि मोदी के चेहरे पे कब तक चुनाव लड़ोगे, ये काम नहीं आएगा। तो ये पहले अपने अंदर झांक के देखे ना, इंडिया अलायंस की चिंता क्यों करते हैं? अगर ये इतने बड़े विश्वगुरु हैं तो इतने बड़े प्रधानमंत्री को जाके ऐसी ऐसी बातें बोलने का क्या मतलब है? तो कहीं न कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। और आप देखिएगा इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है, आपको खुद देश देख लेगा। ठीक है कुलदीप जी, उसके बाद गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। कुलदीप जी, फिर तहसीन जी आ रही हूँ, तहसीन जी आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। हाँ देखिए चित्रा जी, पहली बात तो अभी इन्होंने भ्रष्टाचार बात करी, गौरव जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी इनके केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी के बेटे की वीडियो वायरल हुई, लेकिन उनके यहाँ सीबीडी है, इसलिए नहीं जाएगी सीबीआईडी, क्योंकि उनको पता है कि भारत जनता पार्टी के वो मंत्री हैं, तो गौरव भाटिया जी की पार्टी के, उस वहां पर सीबीआईडी नहीं जाएगी। तो भ्रष्टाचार में तो बात ना करें। प्रधानमंत्री जी जिसके खिलाफ 17 करोड़ घोटालेबाज बताते हैं, 2 दिन बाद उस अजीत पवार को अपनी पार्टी में शामिल करा के वहां मंत्री बना देते हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं। हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ वोटर स्कैम में बुकलेट जारी करते हैं, उसको पार्टी में शामिल करा लेते हैं। वो हसन मुस्लिम जिसपे चीनी मिल का घोटाला है 100 करोड़ रुपए का, भाजपा में आके पाक साफ हो जाता है। अरे भाई ये कैसा चरित्र है, ये कैसा चेहरा है? चुनाव जीतने के लिए तुम कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे। दूसरा सवाल मैंने पूछा गौरव भाटिया से,
जवाब देके जाइएगा। आप ये बताइए कि आपसे राजस्थान के लोगों से ऐसी कौन सी मोहब्बत है कि सिलेंडर में 400 रुपए का दोगे, और यूपी के लोगों ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो उनको सिलेंडर 1000 रुपए का दोगे? हरियाणा के लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया जो वहां सिलेंडर 1100 रुपए का दोगे? अब पूरे देश में तुम्हारी सरकार है, आप पूरे देश में कर दो। अब जनता इनके जुम्मों में घुसने वाली नहीं है। मोदी जी के जुम्मे खत्म हो चुके हैं, और मोदी जी का जो चेहरे का जो वो था ना स्पेस था, जो उनका जलवा था, जो था, सब खत्म हो चुका है। अरे गौरव भाटिया जी को पता है स्पेस कहते हैं। ठीक है, चैनल पे, पूरे चैनल पे गौरव भाटिया जी को समय दो, क्योंकि भाई चैनल पे वो चाहता हूँ कि उनको समय मिले सब जरा। लेकिन मैं बता दूं, कितनी मीटिंग नहीं है, राष्ट्रीय चैनल है गौरव जी, सारा समय आपको नहीं मिल सकता। यहाँ सबकी बात सुनने का दम रखिए। ठीक है, आप चैनल को छोड़ देते हैं, ठीक है। जो संसद में उनके नेताजी लोग चैनल को लेकर बात करते हैं ना, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता है सर। अपनी अपनी बात रखेंगे, मुद्दों को लेकर बात रखेंगे, ठीक है। गौरव जी को सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री जी संसद में सुनते, ठीक है, खिलाफ बोलता है। ओके तहसीन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, लेकिन बाकी लोगों ने गौरव भाटिया जी से कुछ सवाल पूछे, मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ उसका। गौरव भाटिया जी बताइए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो पापी आपके प्रवक्ता कट्टर बेईमान पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की है उस पर उत्तर दे देता हूं। आज भी एक प्रेस वार्ता हुई, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल आया हूं तो जनता को कुछ तो चुरा के लेके जाऊंगा। आज दिल्ली जल बोर्ड स्कैम, यहां घोटाला कर दिया। आप बताइए, कट्टर ईमानदार कहते थे मनीष सिसोदिया को 8 महीने हो गए जेल से बेल नहीं मिली है। आप मुझे बताइए संजय सिंह जेल में क्यों है, बेल क्यों नहीं मिली? और सत्येंद्र जैन बाहर आए मेडिकल हेल्थ ग्राउंड पे, और घोटाले कितने हैं? शराब घोटाला, अरे मैं एक शराब 1+1 स्कीम ला रहे हैं। अरे लानी थी कि एक नौकरी दूंगा, स्वास्थ्य चिकित्सा दूंगा, वो सब नहीं, 1+1 शराब पियो। दूसरा बस घोटाला किया इन्होंने। तीसरा कहते थे बंगला नहीं लूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। अरे सरकारी बंगला छोड़ो, शीश महल घोटाला कर दिया। चौथा, बच्चों को टॉयलेट में पढ़ा के कहते हैं कि टॉयलेट में जो पढ़ रहा है ये क्लासरूम है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। बच्चों को हमारे तुम टॉयलेट में पढ़ाओगे, क्लासरूम में गिनोगे। और सबसे बड़ी बात है, तेलंगाना में पापी आपका क्या लेना देना, समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना? और समाजवादी पार्टी के लिए भी चित्रा जी आपको बता दूं, देखिए होता क्या है, हमारे लिए सब कहते हैं अकेले ही चला हूं जानिबे मंजिल, एक एक करके ये है भाजपा। और टूटी साइकिल वो साइकिल है। देखिए 2017 में, मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं, सपा की सरकार थी और ये लोग गठबंधन करते हैं कांग्रेस पार्टी से। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त तस्वीरें सीधे सामने आ रही है, तेलंगाना से हैदराबाद की तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वहां पर शुरू होने जा रहा है। एक बार जरा ऑडियो सुनाएंगे। रेडी? ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हैदराबाद में कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। यकीनन इसके जरिए तेलंगाना की जनता को एक बड़ा संदेश दिए जाने की उनकी कोशिश, जैसे ही तस्वीरें और सामने आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कांग्रेस और बीआरएस पर एक तरफ हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनका हैदराबाद में मोतियों के शहर में रोड शो शुरू होने के लिए जा रहा है। ये आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में जबरदस्त तरीके से सूबे की केसीआर सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि तेलंगाना के लोग के चंद्रशेखर राव की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस चुके हैं। भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए आपकी भारी संख्या में आना यह दर्शाता है कि तेलंगाना नया इतिहास रचने जा रहा है। हैदराबाद में भी पीएम को देखने के लिए जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई है वो अपने आप में जबरदस्त है। मुझे लग रहा है तहसीन जी, इस पर आपकी टिप्पणी जरूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक करिश्मा है, पीएम का अपना एक करिश्मा है, जिसके जरिए जब भी मैदान में वो उतरते हैं तो एक अलग तरह का माहौल होता है। हैदराबाद में वही तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के सबसे बड़े पॉलिटिशियन इस वक्त है, और काश यही जलवा, यही चमत्कार मणिपुर में चल जाता थोड़ा सा। आज 200 दिन से अधिक वहां पे इंटरनेट बंद है जी। भारतीय आर्मी ने कहा है कि ऐसी स्थिति हमने सारे देश में 1947 के बाद नहीं थी, भारतीय सेना ने कहा है।
काश वहां मणिपुर में थोड़ा सा जलवा दिख जाता, इतना नहीं। 5 वीर हमारे शहीद हुए कश्मीर में 2-3 दिन पहले। गौरव भाटिया जी, ये गलत वो गलत। हाँ। देखिए, एक एक करके हर बात का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहला तो तथ्यात्मक रूप पे तहसीन पूनावाला को पढ़ना लिखना चाहिए। 303 सीटें भाजपा की अकेले हैं और गठबंधन में कोई आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं। ये तथ्य नंबर 1। दूसरा, आप शहीदों की बात ना करा करिए। जब बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे तो आप वीवीआईपी चौपर ला रहे थे। कमीशन खोर कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और राहुल गांधी 26/11 का जब हमला हुआ आतंकवादी, तो राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे। तीसरी बात, मैंने प्रश्न उठाया, ये माइनॉरिटी मैनिफेस्टो क्या होता है भाई? मुसलमान क्यों करते हो? क्या जो 83% हिंदू हैं तेलंगाना में वो आपके अपने नहीं हैं? उनसे इतनी नफरत क्यों? कोई उत्तर नहीं। और चौथा, आपने कहा कि भाजपा के क्या मुद्दे हैं। मैंने आपको बताया किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, वंशवाद को खत्म करेंगे, योग्यता आगे आएगी और सांप्रदायिक राजनीति को खत्म करेंगे, क्षेत्रवाद का ध्यान रखते हुए सशक्तिकरण करेंगे, महिला का, युवा का, किसानों का। ये बात आपको समझ में नहीं आई। मेरे प्रश्नों के आपने उत्तर नहीं दिए और कह रहे हैं कि भाजपा बताए। अरे भाई, आप भी तो कुछ बताइए। आपने अपने मैनिफेस्टो का कौन सी बात करी? आपने एक प्रदेश जरूर बनाया जब सत्ता से जा रहे थे और जो वादे किए तेलंगाना के लोगों से वो सारे के सारे भूल गए। इसीलिए लोग आपको कपटी कहते हैं, भारत में भी और तेलंगाना में भी। ठीक है, जल्दी से एक टिप्पणी गौरव भाटिया जी। ये उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर आई है, 1 महीने तक यूपी पुलिस अभियान चलाएगी, लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, उतारे जाएंगे, क्या है मकसद इसके पीछे का? इसका मकसद यह है कि सर्वोच्च न्यायालय और देश का कानून यही कहता है, आम नागरिक को यह हक है कि उसको ऐसा वातावरण मिले जो कि प्रदूषित ना हो, जहां नॉइज पोल्यूशन ना हो। और ये योगी जी की सरकार है, ये संविधान के हिसाब से चलती है। ये वो सरकार थोड़ी ना है समाजवादी पार्टी की, जहां पे जालीदार टोपी लगा के आप जो गैर कानूनी काम है वो भी होने दो और आरोपी चार्टर प्लेन पे बैठ के अखिलेश यादव से मुख्यमंत्री आवास आ जाए। तो कानून अपना काम कर रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? आशुतोष वर्मा, ध्वनि प्रदूषण को रोकना गलत है क्या चित्रा जी? आशुतोष वर्मा जी, देखिए, ना चाहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्रिमिनल बात करी थी। अगर किसी धर्म की टोपी लगाने से वो गैर कानूनी हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच समझ में आती है कि किस प्रकार से ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। चित्रा जी, मुझे लगता है कि आज का जो ऑर्डर है वो उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रोसीजरल एक्टिविटी है और सबके समान साथ में ये काम होना चाहिए। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर नॉइस पॉल्यूशन की वजह से कोर्ट ने आदेश दिया है तो सरकार को मानना पड़ेगा, वो चाहे मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गिरजाघर में हो या कहीं भी हो रहा हो। उसका एक प्रोसीजरल एक्टिविटी, उस पर कोई ऐसा हम लोग बयान नहीं दे सकते क्योंकि ये सरकार का एक काम है जो कर रही है सही तरीके से।